ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली, दोनों बच्चों को? यस मैम। तो मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं थोड़ी ब्रीफिंग दे दूं अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज मिनरल न्यूट्रिशन और क्यों प्लांट को इनके अपटेक की जरूरत पड़ती है, सर्टेन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। उससे पहले जो मेन चीज है, बेसिक प्लांट में 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होंगे, जैसा आपकी बॉडी में था डाइजेशन जो अभी हमने देखा। उसी तरह पहली चीज क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है उस मिनरल को, देन डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड देन देयर विल बी मेटाबॉलिज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स प्लांट में भी होते हैं। अब ये जो सारी चीजें होती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल सारी जो भी चीजों की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉरी। ओवरऑल जो भी मिनरल्स है, मींस प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है, दैट्स व्हाई हम उसको मिनरल वर्ड दे रहे हैं। देन अभी ये जो सारी चीजें हैं, इस पे बहुत सारे रिसर्च वर्क और इन जनरल बहुत सारी फाइंडिंग्स की जा चुकी है कि क्यों और कैसे किसी मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर सर्टेन मिनरल्स की प्रेजेंस होने या नहीं होने पे प्लांट को क्या फर्क पड़ता है। और कॉम्पैक्ट एरिया में बहुत सारे फाइंडिंग्स किए गए कि स्मॉल एरिया में क्या सिर्फ मिनरल इंपॉर्टेंट है या सॉइल इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स इंप्रूव किए गए या फिर इनोवेट किए गए, जिसमें कि प्लांट के ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया पहले। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वो टेक्निक्स आजकल कल्चरल लेवल पे एग्रीकल्चर फील्ड में, स्पेशली ड्राई एरियाज में बहुत ज्यादा एक्वायर करके रखा है, उनको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया। वन ऑफ दोज टेक्निक्स, पहले आप मुझे बताना सुना है या नहीं सुना है, वन ऑफ दोज टेक्निक्स हाइड्रोपोनिक्स, ये वर्ड सुना है? यस मैम। व्हाट इज द मीनिंग हाइड्रोपोनिक्स का? हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक होती है ना, उसमें जो प्लांट है ना, उसको हम विदाउट सॉइल के यूज से राइट। ग्रो करते। उसमें हम सिर्फ वाटर में जो इसेंशियल मिनरल्स है उसको ऐड करते, और करेक्ट। फिर वो वाटर का कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है, और फिर उससे से टॉक्सिक जो सब्सटेंस वो भी निकाल लिए जाते हैं, और जितना प्लांट को चाहिए उतना प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या देखा गया, हाइड्रोपोनिक सिस्टम जब एक्वायर किया, कि सॉइल इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली सॉइल में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, दोस मिनरल्स, वाटर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लांट सॉइल को एज अ बाइंडर या फिर एंकरिंग के लिए यूज करता है। अगर वो एंकरिंग आपको किसी और मीडियम से अगर प्लांट को मिल जाए, तो उसको सॉइल की जरूरत नहीं होती फॉर ऑल द ग्रोथ। तो वही कंडीशन हाइड्रोपोनिक्स मींस, उसी चीज को बोला गया, हाइड्रा मींस वाटर। सो बेसिकली वाटर सर्कुलेशन के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। जो मेन एयर चाहिए, एयर डिसोल्यूशन या एरेशन हो प्रॉपर, उसके लिए सर्कुलेट किया जाता है, और उसी पानी में मिक्स किए गए हैं सारे के सारे रिक्वायर्ड मिनरल्स। तो यहाँ पे सॉइल फ्री एग्रीकल्चर किया गया, दैट इज द हाइड्रोपोनिक्स। देन सिमिलरली जैसे वाटर में सस्पेंड करके रखा, वैसे ही एयर सस्पेंडेड एग्रीकल्चर भी अप्लाई किया जाता है, दैट इज एरोपोनिक्स। यहाँ पे रूट्स को सस्पेंड किया जाता है इन एयर। देन उनको सस्पेंड करने के बाद उनको टाइम टू टाइम मींस एट इक्वल इंटरवल सर्टेन न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन द रूट्स। ऐसा नहीं है कि रूट्स को प्रॉपरली, बिकॉज रूट्स का मेजर एक्शन जो अडेप्ट किया है उन्होंने, दैट इज द सक्शन प्रेशर मेथड, जिसपे कि वो सारे के सारे फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हुए सब कुछ एब्सॉर्ब कर रहे हैं। यही रूट का बेसिक मेथड है और यही प्लांट ने अडॉप्ट किया है। बट अगर प्लांट को, अगर उनके रूट्स को आप हैंगिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, दे आर गोइंग टू क्रेव फॉर एवरीथिंग, कि आसपास वो मटेरियल ढूंढेंगे। बट यहाँ पे एयर है, आजू बाजू एयर है। सो व्हाट पीपल डिड, कि जितने भी न्यूट्रिशन है उनको क्या किया जाता है, रूट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है टाइमली, और बहुत ही थोड़े देर के लिए, मींस बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वाटर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रूट्स को, जिसमें कि डायरेक्टली अवेलेबल मिनरल्स रूट्स सक कर लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एरोपोनिक्स। देन एक और यूज किया गया, दैट इज द सैंड कल्चर। मोस्टली सैंड इज वेरी बैड फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज ऐसा कहा जाता है सैंड एक तो ड्राई होता है और कोई भी मिनरल्स उसमें डिसॉल्व नहीं होते। सैंड कल्चर में बेसिकली क्या किया गया, कि सारे न्यूट्रिशन तो आप उनको डायरेक्टली दे रहे हो, तो सैंड को एज अ रूटिंग एजेंट यूज कर रहे हो।
सो इन तीनों मेथड्स, ये तीनों मेथड्स आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स डेवलप किए गए, ये तीनों मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड्स है जिसमें कि लार्ज स्केल पे आजकल प्रोडक्शन किया जाता है या क्रॉपिंग की जाती है। तो ये वो मेथड्स है जिन्होंने प्रूव किया कि देर आर इनऑर्गेनिक मटेरियल, सर्टेन मिनरल्स जो कि रिक्वायर्ड है फॉर प्लांट ग्रोथ, ना कि टेक्निक और द वे प्लांट ग्रोइंग, बिकॉज मैम नेचर में। यस मैम, आपने जो सैंड कल्चर बोला उसमें जो सैंड है उसकी पर्कुलेशन क्वालिटी एकदम लो है, तो फिर हाँ उसमें जो अगर हमने न्यूट्रिएंट्स डाले भी और बाद में वाटर ऐड किया तो वो तो डायरेक्टली नीचे जाने वाले हैं ना, मीन्स राइट, तो सैंड की बहुत ही फाइन लेयर होती है, थिक लेयर नहीं होती। सिर्फ सैंड को वो जैसे सॉइल को बाइंड करने के लिए रूट यूज करते हैं, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन के लिए वहां पे सैंड यूज कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। मैम बट वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ना, फिर प्लांट उसको यूज कैसे करेगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रूट और सैंड का रेशियो है उसको इस तरीके से रख रहे हैं कि जो भी चीज आप डालोगे सैंड में तो वो डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा रूट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मली नेचर में जो सैंड का लेयर है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, मीन्स इट्स अ वेरी बिग लेयर, तो इसीलिए अगर पानी गिरे या फिर कोई भी मिनरल्स वगैरह या एक्वस मीडियम में कोई भी चीज आप सैंड पे डालते हो तो कंप्लीटली सेटल डाउन हो जाता है एग्जैक्टली बॉटम पे जाके। ठीक है, ये नॉर्मली होता है। बट यहाँ पे क्या है, बहुत ही माइन्यूट फिल्म है, अगर लेयर ही बहुत छोटी होगी या पतली होगी तो आप जरूरत से ज्यादा क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। अगर जरूरत से ज्यादा वाटर ऐड करें मीन स्लोली वो पर्टिकुलर रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसने अपने आप को, अपने रूट ने सिर्फ बाइंड करके रखा है सैंड से, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है न्यूट्रिशन के लिए। वो न्यूट्रिशन आप बाहर सुपरफिशियली प्रोवाइड कर रहे हो, रेशियो आप वाटर का बढ़ा रहे हो, एंड फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आप ऐड करोगे जब तक प्लांट अपटेक करेगा सब कुछ तब तक, एंड फिर से आप इतना वाटर ऐड करोगे कि सैंड के कंपैरिजन में उसका क्वांटिटी ज्यादा हो, तो ताकि क्या हो, उतना ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल फॉर रूट्स। और जो रूट्स के मॉलिक्यूल्स, जो रूट्स हेयर या उनकी लेंथ होती है तो वो जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है, तो सैंड फिल्म से वो बाहर आ जाते हैं कभी कभी समटाइम्स। तो उनके बॉटम पे आजकल सैंड कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स को मिक्स कर दिया गया है, तो उनके बॉटम पे वाटर फ्लो हो रहा होता है, एंड ऊपर सुपरफिशियल लेयर पे रूट्स बाइंड हो जाते हैं, बाइंडर्स अलग होते हैं एंड सक्शन के लिए अलग रूट्स हो जाते हैं, तो बॉटम पे सक्शन होगा एंड ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे बाइंडिंग होगी। सो ये सारी चीजें अप्लाई की जाती है इन सैंड कल्चर। मीन्स ये तीनों मेथड्स क्या थे, ये टेम्पररी मेथड्स है, कोई प्रैक्टिकल मेथड्स नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि नेचुरली प्लांट का वो नेचर है, मीन्स कोई भी चीज का, अब तो इवोल्यूशन पढ़ लिया आपने, जेनेटिक्स पढ़ लिया, अडेप्टेशंस पढ़ लिए, तो इतनी सारी चीजें जब पढ़ ली है सो यू नो कि किसी रीजन की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई अडेप्टेशन होता है। प्लांट ने वो इसलिए किया, रीजन इज कि वो न्यूट्रिशन साइकिल जो है उसमें सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी चीज ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में जा रही है आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर मीन सेप्रोफिटिक एक्शंस ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो चीज सॉइल में है, सो योर सॉइल इज प्रैक्टिकली मेड अप ऑफ ऑल द डेड ऑर्गेनिजम्स अगर हम नॉर्मली बात करें तो। प्लस वो रॉक की वेदरिंग होती है और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं एंड देन एक फिल्म बनाते हैं, एक लेयर क्रिएट किया जिसको हम लैंड कहते हैं, जिसपे हम रह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स प्लांट के जर्मिनेशन के लिए भी ऐसी ही कोई चीज चाहिए, क्योंकि एक तो वो ससाइल नेचर के हैं, उनको एंकरिंग के लिए एक ही जगह पे चाहिए, प्लस देर आर जायंट प्लांट्स वेरी बिग, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में उनके रूट्स को बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। सॉइल एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, रूट एंकरिंग का काम करता है, एंड क्योंकि न्यूट्रिशन साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा था तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वहीं पे आफ्टर डेथ उनका जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो सॉइल में ही तो जाएंगे, तो सॉइल इज द राइटली अवेलेबल थिंग फॉर द प्लांट। इसीलिए ये तीनों मेथड्स सिर्फ ये बात प्रूफ करने के लिए बनाए गए कि मिनरल इज इंपॉर्टेंट, सॉइल इज नॉट इंपॉर्टेंट, तीनों मेथड में वही इंपॉर्टेंट रोल है। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इनोवेशन है, बट उन जगह पे जहाँ पे बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मेथड्स है, और दूसरी चीज उन जगह पे सही है, ये प्रैक्टिकल है जहाँ पे डेजर्टेड लैंड एरिया है, डेजर्टेड एरिया है या बैरन लैंड है, और जीरोफिटिक एरिया जहाँ पे इतना ज्यादा गर्म है पूरा का पूरा एरिया की प्लांट नॉर्मली ग्रो नहीं होते, तो आप आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके यू कैन डू कल्चरिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स। और आजकल तो जैसे दुबई वगैरह वाला एरिया है, मिडल ईस्ट, वहां पे लार्ज स्केल में भी प्रोडक्शन हो रहा है। सो दीज आर दोज काइंड ऑफ टेक्निक्स, बट आई स्टिल डोंट फाइंड इट प्रैक्टिकल। अगर ऐसा होता तो लोग स्विच हो चुके होते लार्ज स्केल पे। अभी तक लोग प्लांट कल्टीवेशन और
इन जनरल इन फील्ड एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते हैं। अगर हाईली फेमस अगर एक्सपेरिमेंट्स भी हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है इन प्लांट, ना कि ये मेथड्स। ऐसा है, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ये क्यों हो रहा है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपको ये बताने के लिए कि कौन से मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। यस मैम। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। जब बहुत सारे फाइंडिंग्स हुए, सर्च हुए, तब पता चला कि देयर आर मेनी एलिमेंट्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है। वो है लिस्ट ऑफ 17 एलिमेंट्स। याद है 17 एलिमेंट्स? मुझे तो नहीं याद, मुझे हेल्प लगती है थोड़ी थोड़ी। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं। मैं लिस्ट एक बार बना देती हूँ, कुछ याद है। कार्बन, ये तो है कॉमन। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, देन NPK, ये तो है। कितने हो गए? 6 हो गए। देन मैग्नीशियम है क्लोरोफिल के लिए, मैक्सिमम एक्शन। देन आयरन है, आयरन तो हर जगह यूज होता है। इसके बाद और क्या है? कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट। देन कोबाल्ट के अलावा ओके कॉपर, जिंक। जिंक। जिंक, ओके। देन मोलिब्डेनम। ओके, molybdenum. मैंगनीज। Then manganese, then chlorine. Chlorine is very important. Nickel है, nickel is important. Then boron. बोरॉन। कितने हो गए? एक कुछ रह गया शायद। सल्फर। ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ 17 एलिमेंट्स। अब आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये 17 के 17 याद रहेंगे या नहीं। ये जो फर्स्ट 6 है ना, यही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये मैक्रो एलिमेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं, दैट्स व्हाई। दूसरी चीज, छोटे मोटे लाइक मैग्नीशियम बेस्ड एक्शन, जिंक बेस्ड एक्शन, क्योंकि वो डायरेक्टली इधर पिगमेंट से रिलेटेड है, एंजाइमेटिक एक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मींस पूरा का पूरा 17 एलिमेंट्स नहीं, बट काउंट 17 होता है, ये आप ध्यान में रखो। देन देर आर जब ये पूरे के पूरे 17 न्यूट्रिशन को समझा गया, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझी गई इसमें, कि इनमें से कुछ न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एंड कुछ न्यूट्रिशन जो है उनको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। इन शॉर्ट, इनका क्वांटिटिव एनालिसिस ज्यादा होने लग गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मीनिंग है एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड किया गया, उस अमाउंट से ज्यादा अगर क्या बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी है और एलिमेंट्स की, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और अगर उस अमाउंट से कम है सो उसको माइक्रो कहा जाएगा। डू यू नो द अमाउंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए? मोर देन मैक्रो के लिए ना, हाँ हाँ, मोर देन 10 मिलीमोल पर राइट केजी। राइट, 10 millimolar per kg of dry ड्राई मैटर। matter. That is the quantity. It should be more than that. तो इससे ज्यादा है, इट मीन्स वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इससे कम है, लेस देन 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, तो वो चीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। देन अभी ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डाइवर्स फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके बेसिस पे इनके रिक्वायरमेंट्स है। ये स्लाइड चेंज करूं मैं? यस मैम। ओके, सो बेसिकली इनके डाइवर्स फंक्शन को कैसे जज किया गया, हाउ दे आर सो इम्पोर्टेंट, ये ऑलरेडी आप लोग आई थिंक हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी नहीं की है ना क्लास में? नो मैम। ओके ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी नहीं की, बट स्टिल कभी तो पढ़ा है, सो यू नो ऑल द इम्पोर्टेंट सिस्टम्स। एनाटॉमी में 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा। एक होता है ग्राउंड सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यस मैम। देन एक होता है एपिथेलियल सिस्टम, एंड एक होता है वस्कुलर सिस्टम। ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर सिस्टम है ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि मोस्टली मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हम फ्लावरिंग प्लांट्स का ही देखते हैं। तो ये 3 सिस्टम है, इट मींस क्या, जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है वैसे इनके भी ऑर्गन सिस्टम है। तो इनके टिश्यूज के डिफरेंट इंटरेक्शंस, टिश्यूज के डिफरेंट फंक्शंस, इन सबको देखते हुए पता चला कि इन और मिनरल्स का डिफरेंट डिफरेंट एरिया और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में रिक्वायरमेंट है। जैसे सम आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स,
पहला पॉइंट ये है प्लांट के सेल्स बनाना, किसी टिश्यू का मैम स्ट्रक्चर बनाना। यस, वहाँ एपिथेलियल नहीं एपिडर्मल चाहिए था ना? ओके, राइट राइट, ओके सॉरी, मैंने जस्ट एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया बच्चों को। एपिडर्मल, करेक्ट, यू आर करेक्ट। मैंने जस्ट अभी बच्चों को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ाया, इसलिए वही था मेरे दिमाग में। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में, यस व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे मैग्नीशियम। हैं जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, यानी प्लांट के सेल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप क्या होगा, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। सो देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, देन ऑक्सीजन एंड मेनी ऑफ द नाइट्रोजन्स। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्ट्रक्चर डिफाइन करने में एज सच। सो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए। देन मेनी ऑफ द एलिमेंट्स आर एनर्जी रिलेटेड, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आग बंद करके, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रोल कहाँ है, एटीपी में। ओके, सो दे आर एनर्जी बेस्ड, प्लस मैग्नीशियम। यही वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो क्लोरोफिल को, यानी एज अ पिगमेंट, उसको एक्टिवेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एज अ एनर्जी ट्रैप किया जा सके। Okay, so that's why these two are the important energy related molecule. And many of the molecules जो कि elements जो कि enzymatic actions में involve होते हैं, तो as an enzyme, as a catalyst का role play करते हैं, या फिर दिए हुए दूसरे enzymes को activate करेंगे। तो उनमें से important है magnesium, again, ठीक है, वो help करता है स्पेशली कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। कार्बोक्सिलेज पता है कहाँ पे काम आता है, याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? C3 साइकिल में। C3 साइकिल, केल्विन साइकिल कह लो इन जनरल। और हाँ वही। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन होते हैं ना, लाइट एंड डार्क, तो डार्क के टाइम पे यही कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। देन देर आर मेनी थिंग्स, देन ग्लाइकोलिसिस को भी करवाएगा, मींस प्रमोट करवाता है मैग्नीशियम, सो पायरुवेट फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। देन देर इज अदर एलिमेंट दैट इज जिंक। ये यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एल्कोहल मेटाबॉलिज्म, उसमें हेल्प करेंगे, उनका हाइड्रोजन रिमूव करने में, डिहाइड्रोजनेशन कह सकते हो। देन मॉलिबिडिनम, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एक्टिवेट करते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम। नाइट्रोजनेज का कहाँ इंपॉर्टेंट रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इस एंजाइम का। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, या फिर उनके साथ एज अ कैटलिस्ट का रोल कर रहे हैं, ताकि सर्टेन मेटाबॉलिज्म, सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए। देन देर आर मेनी एलिमेंट्स जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारा पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम की वजह से क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा ऑफ का टमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट होता है। ओके, तो सेल को, गार्ड सेल को टर्जिड बनाना है कि फ्लैसिड बनाना है, इसका डिसीजन कब होता है, जब सोडियम का इंटेक होगा या फिर उसको बाहर की तरफ भेजा जाएगा थ्रू मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन अभी ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक स्टेटमेंट है, आई गेस एनसीईआरटी का लाइन है, अगर बुक सामने होगी तो समझ में आ जाएगा। आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, टेल मी बात समझ में आई और अग्री करते हो या नहीं। मिनरल्स एज सल्यूट determines water potential of a cell. Do you understood statement, agree कर रहे हो इससे? यस मैम। ओके, क्या समझ में आया इससे? वाटर पोटेंशियल क्या था, वो बात याद आ रही है? नेगेटिव प्रेशर। ओके, चलो नेगेटिव प्रेशर में मान लेती हूँ। सो बेसिकली वाटर पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, वाटर की फ्री एनर्जी, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस फ्री एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी आती है वाटर में। देन अब वो फ्री एनर्जी जब भी सल्यूट को मिक्स करना होता है तो कंज्यूम हो जाती है इन मिक्सिंग इट, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें बाइंड करने के लिए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। मोस्टली वाटर में एच बॉन्ड होता है,
अगर मिक्स करना हो तो इन सब में यूज हो रही है, यानी जितना ज्यादा सल्यूट मिक्स होता रहेगा सोल्यूशन हाइपरटोनिक की तरफ हो जाएगा, फ्री एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। तो अगर फ्री एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो वाटर मूव करेगा नहीं, करेगा ना। अब क्या करेगा वहां पे, सल्यूट भले ही मूव करेगा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि मिनरल्स एज सल्यूट डिटरमाइंस वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल, यानी कम होगा या ज्यादा होगा उसके ऊपर ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन एज अ सल्यूट पानी में डिसॉल्व है। ओके, दैट इज द स्टेटमेंट। देन ये तो था डाइवर्स फंक्शन कि मिनरल्स के इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनका इंपॉर्टेंट रोल है। देन अगर राइट मिनरल राइट टाइम पे नहीं मिला तो देयर आर एडवर्स इफेक्ट्स आल्सो। मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से भी तो बहुत कुछ हो जाता है। सो वन बाय वन डेफिशिएंसी भी देख ले। अगर डेफिशिएंट है तो क्या इंपैक्ट होगा प्लांट पे, अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स अगर हो गए तो सबसे पहले प्रीमेच्योर डेथ। सॉरी, प्रीमेच्योर डेथ। ओके, प्रीमेच्योर डेथ, गुड, नेक्रोसिस। करेक्ट, क्लोरोसिस। नेक्रोसिस, देन क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, देन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर या रुक जाएगी, दैट इज ग्रोथ रिटार्डेशन। और ये सारी चीजों का इंपैक्ट किस पे चला जाता है, प्लांट किसकी तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स सेलिसेंस, यानी सेनेसेंस। एज, एज होने लगेगा, प्लांट का एजिंग होगा, एंड आफ्टर एजिंग देयर इज ओनली वन थिंग, ओनली डेथ। ओके, सो दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स कह सकते हो आप, वो बेटर वर्ड है, आपकी बुक के हिसाब से हेडिंग भी वही है, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नाउ अब ये सारी चीजें हो गई, यानी आपको बेसिक्स बता दिए कि एग्जैक्टली सारे मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है और कैसे। देन अभी इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये सारे मिनरल्स एट द एंड प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो उस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, उसके कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट पे इसलिए क्योंकि अभी जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो आप ये भी ध्यान दे रहे हो कि वो मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन आपको अब मुझे बताना पड़ेगा सोच के कि बेसिकली उनके एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बात पढ़ चुकी है हमने। अगर मैं किसी एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रही हूँ देन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका डिफ्यूजन का रेट क्या है, ओके, डिफ्यूजन, और वेरी गुड, देन देन सेल की परमेबिलिटी, ओके, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, उसके बाद जो कैरियर प्रोटीन से उनका सैचुरेशन पॉइंट, ओके, वेरी गुड, कैरियर प्रोटीन्स का और सैचुरेशन फिर पॉइंट, जो एंजाइम्स है इनहिबिटर से उनका भी। ओके, एंजाइम्स का प्रेजेंस और एब्सेंस, किसी चीज को स्टिमुलेट, या तो स्टिमुलेंट्स होंगे नहीं तो इनहिबिटर्स होंगे, या तो और शुरुआत करनी होगी किसी चीज की नहीं तो स्टॉप करना होगा। और फिर जो सेल जो है वो ओवरऑल उसका ऑस्मोटिक प्रेशर में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक उसमें से क्या है। ओके, सोल्यूशन कंडीशन, किस टाइप का सोल्यूशन है, सोल्यूशन टाइप, ठीक है, तो ये और सारी फैक्टर्स टेम्परेचर, है। ओके, टेम्परेचर सोलेबिलिटी और बहुत कुछ। हाँ चलो, टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, चलो ये मैं मान लिया मैंने। अवेलेबिलिटी प्लस किसी भी चीज मॉलिक्यूल का अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो ऑब्जॉर्ब कैसे होगा, तो ये चीज। नाउ दीज आर द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हो गए सपोर्टिंग फैक्टर्स जो कि एब्जॉर्प्शन को एनकरेज करते हैं या प्रोसीड करते हैं। बट एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या हुआ कि इन डीप लेयर्स तक उस मॉलिक्यूल का पहुंचना, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मीनिंग ही है वाटर, एब्जॉर्ब होता ही वाटर है। सो क्या बात कर रहे हैं हम, इन डेप्थ रीचेबिलिटी। अब ये रीचेबिलिटी कब आती है, इनके साथ साथ, ये सारी चीजों के साथ साथ फिजिकल फोर्सेस भी तो इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज हो गए, चलो फिजिकल फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो गए। देन ओवरऑल ये जो मैकेनिज्म है अलोंग विथ दिस ऑल फैक्टर्स, दो मैकेनिज्म्स में किया, दो फेजेस में बात की जाती है। पहले फेज 1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर फेज 2।
मैंने आपको क्या बोला था, जब जाइलम एंड फ्लोएम का हम बल्क पाथवे पढ़ा था हमने, यानी ट्रांसलोकेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो ट्रांसलोकेशन के टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी चीज का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा अमाउंट क्योंकि मैक्सिमम पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाना है, एक सोर्स से लेकर सिंक तक पहुंचाना है, तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो मूवमेंट होगा उसको पाथवे को हम बल्क पाथवे बोल रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन हर एक चीज का होगा, सेल हो चाहे उनके बीच के स्पेसेस हो। तो यानी फेज 1 में क्या होता है, सबसे आसान क्या है, विदाउट परमिएबिलिटी, यानी किसी भी टाइप का कोई रुकावट ना हो, और जो भी गैप्स है उनमें पहले सबको एडजस्ट करेगा। तो यानी अगर ऐसा होगा, इट मीन्स जितने भी अवेलेबल फ्री स्पेसेस हैं, फ्री स्पेसेस का मीनिंग इंटरसेलुलर स्पेसेस, वहां पे सबसे पहले पहुंचेंगे बाय अप्लाइंग ऑल दिस मैकेनिज्म्स एवरीथिंग। तो फ्री स्पेसेस में पहुंच गए तो वो पाथवे को हम क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट। सो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट द, आई एम टॉकिंग अबाउट बल्क पाथवे। सो पहली चीज ये एपोप्लास्ट हो गया। अब सारे स्पेस भर गए, यानी फास्ट होगा, बहुत फास्ट मूवमेंट है इनका, और सारे स्पेसेस भर गए। तो जब सारे स्पेसेस भर गए तो अब क्या होगा, अब सेल बोलेगा ओके चलो मैं अपने से पास करवा देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करने को कह देता हूँ, तब जाके सेल के इनर स्पेस में से कोई भी सब्सटेंस मूव करेगा या पास ऑन होगा। अगर ये चीज हो गई तो मूवमेंट क्या होगा आपका, सिम्प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट है क्योंकि परमिएबिलिटी बीच में आ गई सेल मेम्ब्रेन की, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में बात होगी, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स आ जाएंगे क्योंकि सेल के अंदर से हमें जाना है, सर्टेन एंजाइम्स होंगे क्योंकि वो रिसेप्टर्स को इधर एक्टिवेट करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। एक अमाउंट से ज्यादा सेल के अंदर सामान आ गया या पानी आ गया या सल्यूट आ गया तो उसके बाद उनको रोकना भी है, तो इनहिबिटर्स अप्लाई होंगे। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मूवमेंट, काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द मिनरल्स एज अ सल्यूट, ठीक है, along the plant tissues, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाए। So this is what happens in mineral absorption. Then अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट ऑफ आयंस को एज पर योर एनसीईआरटी वर्ड दिया गया है फ्लक्स। अगर आयन मूव होता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। अगर सेल के अंदर यानी इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे इनफ्लक्स। अगर सेल के बाहर यानी आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे इफ्लक्स। एक्सफ्लक्स, हाँ इफ्लक्स, एक्सफ्लक्स ना, आई थिंक इफ्लक्स है ना बच्चे, मैं गलत बोल रही हूँ? चेक करता हूँ। स्पेलिंग ध्यान है, वेट लेट मी चेक। अब इसके बाद बुक से ही हमें पढ़ना है। हाँ राइट, फ्लोइंग आउट इफ्लक्स। चलो मैं बुक ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। यस मैम, इफ्लक्स ही। ओके ओके, इसके बाद सबको स्क्रीन दिख रहा है? कितने बच्चे, मुझे ध्यान नहीं। ओके, आप दोनों ही हो, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। इसके बाद हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड उससे रिलेटेड ही बात है। बाकी सारी चीजें तो प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स है कि आपको वो चीज समझनी है। इफ्लक्स वाली वो चीज खत्म हो क्या गया? है, क्या ये चैप्टर? नहीं नहीं, वो जो मिनरल्स का था वो। नहीं नहीं नहीं, ये उसी मिनरल्स का ही पार्ट है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं नहीं नहीं, उसके जो था ना वो फंक्शन दिया था, क्लोरीन, हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन। नहीं नहीं, फंक्शन पे आते हैं, रुक जाओ, क्योंकि क्या है वो फंक्शन डायरेक्टली मिनरल्स है और उनके फंक्शन है, उसमें एज सच समझाने वाली बात नहीं, याद रखने वाली बात है, तो मैं एंड में आती हूँ। पहले हम कंसेप्चुअल चीजें पहले पढ़ लेते हैं, ऐसा है। तो मैं एक फ्लो में क्यों जा रही हूँ, बिकॉज क्या होता है, पॉज लेना पड़ता है, एक एक करके सारे मिनरल्स हमें देखने पड़ते हैं, वो बहुत ही बोरिंग है। आपकी बुक में 13 मिनरल्स के डिटेल फंक्शन दिए, जिसको आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप यूज टू हो सकते हो। बाकी कंसेप्ट नहीं है उसमें कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे कि मिनरल एज अ सल्यूट उसका मूवमेंट कैसे है, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, तो उसका अवेलेबिलिटी कैसे होता है, क्योंकि वही जो प्लांट है वो डायरेक्टली एयर से नहीं एज अ गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाता, तो वो समझना है हमें। और इसके अलावा इन जनरल कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे वन ऑफ देम इज फ्लक्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
सो इफ्लक्स है। ओके, नाउ अब मुझे इसके बारे में लास्ट हमारा मींस इस बुक के हिसाब से लास्ट टॉपिक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का अपटेक, देन एक्सक्रीशन फ्रॉम द प्लांट बॉडी, और इन जनरल बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को मिला के कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है या प्लांट अपटेक कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बुक होगी तो बुक में अंडरलाइन कर लो कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब प्रिवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, मीनिंग क्या है प्रिवेलेंट का, कुछ अंदाजा? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट, प्रिवेलेंट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावरफुल, या फिर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट हो, यानी उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, दैट इज प्रिवेलेंट। तो यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट और हाईली अवेलेबल और एलिमेंट में से एक है ना। अब वो कह रहे हैं इसके बाद की बेसिक मींस उसके इंट्रोडक्शन की, हाउ नाइट्रोजन इज सो इम्पोर्टेंट एंड उनका रोल। उससे पहले मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अब डिस्कस कर लेती हूँ। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। पहला फैक्टर है अबायोटिक मेथड्स। अबायोटिक मेथड्स मींस इकोसिस्टम में जितने भी चीजें हो रही है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो ऑफ द एलिमेंट, उस चीज की वजह से यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स को लगाते हुए नाइट्रोजन अपने आप सॉइल में फिक्स हो जाता है या फिर अवेलेबल हो जाता है किसी न किसी फॉर्म में। एंड दूसरा है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मींस कि कोई सर्टेन ऑर्गेनिजम्स है जो जिनके इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो नाइट्रोजन का अपटेक होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी यूज होगा, यूज होने के बाद उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा इन सर्टेन फॉर्म, मोस्टली अमोनिया, और उसके बाद वो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। सो दिस इज द होल साइकिल। आपके राइट साइड में जो डायग्राम है उसमें मेंशन ही यही चीजें की गई है कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक्चुअली प्लांट तक पहुंच रहे हैं और उसमें सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एक्चुअली सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं इन ऑल द साइकिल। तो ये ओवरऑल क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट करता है। देन अभी जो ओवरऑल प्रोसेस है, दो इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो जब अबायोटिक फैक्टर होगा, अबायोटिक फैक्टर मींस कि कुछ ऐसे स्टेप्स होना जिनकी वजह से कि नाइट्रोजन जो है उसका रिलीज हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर। मे बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड इज फायर्स, ठीक है, देन किसी चीज का वेस्ट, इंजन्स वगैरह जो हो रहे हैं उनके वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब की वजह से क्या होता है, गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला गया। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन अब वो जो एटमॉस्फेयर में चला गया, इन सब चीजों में यहाँ पे रोल होता है बैक्टीरियाज का। बैक्टीरियाज कह लो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हम एनाबीना, नॉस्टॉक इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये कैप्चर करेंगे, मींस इनके रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है बाय नाइट्रोजन, एडिंग नाइट्रोजन टू देयर बॉडी। अब वो नाइट्रोजन अपने रिएक्शंस में ऐड कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग दैट नाइट्रोजन एज वन ऑफ देयर मेटाबॉलिक सब्सटेंस। और नाइट्रोजन के साथ यूज करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एज अ वेस्ट मटेरियल वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया रिलीज कर रहे हैं इन द सॉइल, क्योंकि बैक्टीरिया हवा में नहीं होंगे, वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं सेडिमेंटेड फॉर्म में होंगे, इधर इन फ्री लिविंग फॉर्म इन द सॉइल और मे बी ऑन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट, उनके रूट्स के साथ। और नहीं तो ये तो प्रोकैरियोट्स हो गए। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मेथड की वजह से अमोनिया फिक्स करते हैं, रिलीज करते हैं इन सॉइल। वो डिकम्पोजर्स में मैक्सिमम जो डिकम्पोजर्स हैं दे आर बैक्टीरियाज आल्सो प्लस फंगस आल्सो एंड फ्यू ऑफ द प्रोटिस्टा आल्सो। तो इनका न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफिटिक, यानी डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, खाएंगे। और खाएंगे तो हर चीज का वेस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फॉर्म में ही होता है। नाउ इस पेज पे सामने दो इंपॉर्टेंट टू स्टेप रिएक्शन दिया गया है। इस रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है, व्हाई आई एम शोइंग दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन में नाइट्रिफिकेशन के बारे में बात की गई है। अभी नाइट्रिफिकेशन, अभी कंफ्यूज आप कहाँ होगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लस नाइट्रिफिकेशन में क्या फर्क है। नाइट्रिफिकेशन एक टर्मिनोलॉजी है जब
अमोनिया से नाइट्रेट आयन बनता है, दैट इज नाइट्रिफिकेशन, ये क्लियर कट है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लेकर आना ताकि वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाए। उसके मीडियम्स अलग अलग है। ये नाइट्रिफिकेशन जो है इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स, ये मेटाबॉलिक मेथड्स है जो कि किसी न किसी बैक्टीरियाज में हो रहे हैं। उन बैक्टीरियाज को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोल रहे हैं। यहाँ पे हाईलाइटेड है वो वर्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब कीमो क्यों? क्योंकि आपको पता है बिकॉज वो केमिकल एज अ कंपोनेंट वो यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग एनर्जीज, दैट इज वाई उनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं। देन केमिकल सिंथेसिस हो रहा है जिससे कि वो अपना खाना बना रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। सो दैट्स वाई नाइट्रिफिकेशन। सो कभी कोई नाइट्रिफिकेशन पूछे, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्जन अगर हो रहा है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। देन अब उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स इटैलिक्स में यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं कि नाइट्रिफिकेशन में पहले तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोसोमोनास, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब उनके नाम में नाइट्रो है तो ठीक है, आप समझ जाओगे। देन अब ये जो बेसिकली ओवरऑल नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को रिड्यूस करके फिर से नाइट्रोजन के फॉर्म में, प्योर नाइट्रोजन के फॉर्म में बना दिया जाता है। दैट मैकेनिज्म इज डीनाइट्रिफिकेशन। देख लो यहाँ पे वो चीज दी हुई है, हम हाईलाइटिंग, इन्होंने नहीं किया, मैं कर दे रही हूँ। सो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो भी नाइट्रेट है यानी रिवर्स एक्शन, उस नाइट्रेट से अब नाइट्रोजन बना के फिर से वो वापस एयर में रिलीज हो जाएगा। इसमें स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है। अब नाइट्रिफिकेशन अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्यों बताया? क्योंकि नाइट्रोजन इस तरीके से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म यूज होता है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से उसका काम चल रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की हमने। अब फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर हमारा बॉटनी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वही आपको समझना है। अब ये जो ओवरऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, इट मींस N2 को लेकर विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम NH3 यानी अमोनिया बनाना पड़ेगा। तो यानी अमोनिया बना रहा है, इट मींस क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूस होना मींस इलेक्ट्रॉन गेन करना, दैट इज रिडक्शन। सो रिडक्शन होगा तभी जाके नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा। सो 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको ऑलरेडी पता है। देन अब ये करेगा कौन? ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल राइजोबियम। ठीक है, यहाँ पे और भी एजोटोबैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, रोडोस्पेरिलम दिया है। दीज आर ऑल मींस अनदर एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जो आपको ध्यान में रखने कुछ कुछ। अब इनका क्या है? इनका रहना मींस ये कैसे वो बेसिकली अडेप्ट कर रहे हैं या फिर नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, इन बैक्टीरियाज में नेचुरली अकरिंग एंजाइम होते हैं जो क्या कर देते हैं, गैसियस नाइट्रोजन जो कंपाउंड है ना उसको बाइंड कर लेंगे, मींस उसको बोलेंगे तो रुक जा, स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि गैसियस है तो उसका काम क्या है? इधर से उधर मूव करना। क्योंकि जब तक नाइट्रोजन स्टेबल नहीं होगा तब तक कोई उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, तो यूज भी नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन को हमेशा बाइंड करके ही रखना पड़ता है कि उसको यूज करने के लिए। तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसके पास है एंजाइम, वो एंजाइम को यूज करके क्या कर रहे हैं? उस नाइट्रोजन को साथ में रख रहे हैं। देन आजू बाजू में जहां भी H प्लस आयन अवेलेबल है उसको तुरंत अपने पास बुलाएंगे और बोलेंगे इसको फटाफट बाइंड कर, अदरवाइज ये उड़ जाएगा। तो वो उसके उड़ने से पहले ही उसको बाइंड कर लेगा, तो वो बन जाएगा अमोनिया। एंड क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, इट मींस वो प्लांट के टिश्यू के अंदर ही है, तो इसीलिए प्लांट को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, उनके टिश्यूज में राइटली अमोनिया अवेलेबल है। सो विद द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, with the method of either diffusion or facilitated diffusion और एक्टिव ट्रांसपोर्ट समटाइम्स, तो वो चीजें एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या सेल टू सेल स्प्रेड होती जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग हेल्प्स। देन अभी ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे और भी राइजोबियम के अलावा एलनस, फ्रैंकिया, इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं और फिक्स करते हैं। देन अभी इनके लिए ये पूरे की पूरी चीज में अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये डायग्राम। जस्ट ऑब्जर्व फॉर 2 मिनट्स एंड देन 2 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद मुझे बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं, इस डायग्राम की क्या कह रहे हैं।
मैम क्या बताना है इसमें? मीन्स ये डायग्राम देखकर समझ में आया वो क्या कन्वे करना चाहते हैं? उसमें क्या है, सिर्फ वो जो जो रूट है उसके पास बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, फिर वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइक करते हैं, फिर वो उसमें एंटर होते हैं, फिर जो रूट हेयर है उससे एंटर होके वो कॉर्टेक्स में चले जाते हैं और नोडल फॉर्मेशन करते हैं। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक वो रेड कलर का होता है। राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, या तो ये डायग्राम और ये एबीसी लेबल कर देंगे और बोलेंगे क्या है ये। ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ओवरऑल रूट मींस बैक्टीरिया का अपटेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए उसका एंट्रेंस इनसाइड द प्लांट या इनसाइड द रूट कहाँ से होता है, सो वाया रूट हेयर्स। ये एक चीज है। दूसरी चीज, अगर वो मेच्योर नोड्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मींस उनके अराउंड उस बैक्टीरिया को खुद के लिए भी स्पेस चाहिए, प्लस वो अपने अराउंड प्लांट टिश्यू से खुद को कवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो पर्ल लाइक या वो राउंड स्ट्रक्चर चाहे रेगुलर या इरेगुलर फॉर्म में नजर आता है। तो वो ऐसा लगता है बीड्स है, एक थ्रेड है जिसके ऊपर बीड्स बने हुए हैं, उनके रूट्स का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम इज सेइंग। मीन्स इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज पिक्चर्स। एक चीज। देन अब ये वाला डायग्राम देख लो फॉर 2 मिनट्स, ये देख लो और बता दो ये बात समझ में आई या नहीं। मैम बताओ क्या? हाँ। जो नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और वो हाँ। जो है ना वो बाइंडिंग साइट, वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट है, उसमें वो नाइट्रोजन जाके जुड़ करेक्ट जाता है, और फिर वहां पे रिडक्शन होता है। मीन्स जो बॉन्डिंग है वो ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल होती है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो 3 हाइड्रोजन जाके जुड़ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। बस अमोनिया फॉर्मेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन हाँ। आपको कार्टूनिस्टिक फॉर्म में दिखाया है। व्हाट आई सेड कि इन बैक्टीरियाज के पास क्या होता है, एक स्पेशल एंजाइम, दैट एंजाइम इज नथिंग बट नाइट्रोजनेस। वो एंजाइम क्या करेगा, N2 गैसेस को बोलेगा अपने पास पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो तो फ्लो हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। अब वो फ्लोट हो रहे हैं तो उनको पकड़ के रखा, यानी उनको एक एंकरिंग मीडियम प्रोवाइड किया उस एंजाइम ने। देन अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन्स को आने देगा, बोलेगा फटाफट आके इससे रिएक्ट कर लो वरना ये उड़ जाएगा। उड़ते उड़ते यानी हाइड्रोजन आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मींस रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और वो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इट मींस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। दैट्स इट। बस उसके बाद अलग हो गए सब। फिर एंजाइम ने बोला मेरा काम हो गया, बात खत्म। सो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। अब देखो, अब लेबलिंग क्या होगी। लेबलिंग पूछेंगे सबस्ट्रेट क्या है इसमें और एंजाइम क्या है, तो ए एंड बी ऑप्शन होगा। और उसके बाद नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रोजन होगा, उसमें पूछेंगे नाइट्रोजनेस इज एंजाइम और सबस्ट्रेट, नाइट्रोजन इज एंजाइम और सबस्ट्रेट, और हाइड्रोजन इज एंजाइम और हाइड्रोजन इज सबस्ट्रेट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो व्हाई आई एम गिविंग यू शोइंग यू दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे डायग्राम्स और इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्या कन्वे कर रहा है। तो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन की कहानी जो हमने पढ़ी वो इस डायग्राम में इजीली कन्वे हो रही है। ओके, सो ये एक मीडियम है। सो दिस इज व्हाट योर नाइट्रोजन साइकिल इज, कि ओवरऑल आपका जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है उसका साइकिल कैसे है, आपका अपटेक रीअपटेक किस तरीके से हो रहा है। देन अब उन्होंने बात किया फेट ऑफ अमोनिया, कि एग्जैक्टली अमोनिया का आगे क्या होगा, मींस क्यों यूज कर रहे हैं, इतनी मेहनत किस बात पे हो रही है, क्या बनाना क्या है उससे। तो रिएक्शन दिया हुआ है उस चीज का। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवेज यहाँ पे दिए हुए हैं
फर्स्ट इज रिडक्टिव अमाइनेशन एंड दूसरा ट्रांस अमाइनेशन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स या फिर कह लो प्रोटीन के लिए एक स्ट्रक्चरल पार्ट बन पाता है। दैट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर नथिंग बट एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामाइन। वही ग्लूटामाइन को बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है, नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहे हैं। ये दो चीजें कहाँ पे है? here are these two। सो पहला बन रहा है एस्पेरेजिन एंड दूसरा बन रहा है ग्लूटामाइन। अब देखो आप लोग केमिस्ट्री में मुझसे ज्यादा अच्छे हो, तो रिएक्शंस तो आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्या है। मैम अब ये राइट, यस, जो रिएक्शन दी है ऊपर, उसमें से जो सेकेंड वाला है जिसमें अमोनिया ग्रुप वाला है, वही ग्लूटामाइन है ना? जो अमोनिया ग्रुप ग्लूटामेट लिखा है ना, हाँ हाँ वही है ना वो। राइट राइट वही है। ओके। सो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम यहाँ पे देख लिया होगा आपने, डिहाइड्रोजनेज। क्योंकि अमोनिया है ना, अमोनिया का क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो वो नाइट्रोजन कहीं और यूज होगा, कुछ और बनाएगा। तो इसीलिए डिहाइड्रोजनेज इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको बस ध्यान याद रखना है कि दो नाम, दो स्टेप्स, ट्रांसअमाइनेज या ट्रांसअमाइनेशन, दूसरा रिडक्टिव अमाइनेशन। एंड उसके बाद इस पोर्शन में वो दो कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे, टू स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ प्लांट। और उसके बाद एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन वन ऑफ द ऑप्शन होगा, या फिर दोनों अलग अलग ऑप्शन होंगे, थर्ड ऑप्शन होगा बोथ ऑफ देम। सो आंसर विल बी बोथ ऑफ देम। तो ये क्या बना रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, दे आर एक्चुअली अमाइड्स। और जब ये ऐड होंगे प्रोटीन के पार्ट से अमाइनो एसिड्स, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहे हैं। ओके, ये एक चीज है। दूसरा, अब बेसिकली इनका ओवरऑल एक्शन मींस इनका ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, अब स्ट्रक्चर तो आप समझ गए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोल रहे हैं, यानी सेल्स, ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन्स, इनके स्ट्रक्चर में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। देन अभी ये ओवरऑल ये बनता है तो जाता कैसे है? सो जाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। जाइलम के वेसल्स, आप बोलोगे एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया है, तो एनसीईआरटी में इनफ डिटेल दिया हुआ है, आपको बस इन डीप पढ़ना है। जाइलम के वेसल्स के सारे रिएक्शंस जब हो जाएंगे तो इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को इनके डेस्टिनेशंस पे पहुंचाना होगा। तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम। ठीक है, जाइलम टिश्यू, उसमें से कौन? तो वेसल्स। बस यही क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे एरिया में, यही एक या दो क्वेश्चंस इस चैप्टर में ही, यही एक दो क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग मिस कर दो। क्योंकि क्या होता है, आपको आदत है स्टार्टिंग के पोर्शन को पढ़ने की, इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है, वो इजी होता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं और जी भर भर के अंडरलाइन करते हैं उसको। बट जैसे ही चैप्टर का एंड आता जाता है ना, आपका इंटरेस्ट लूज होता जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि एंड में ही मेन हैवी पॉइंट्स है सारे के सारे, जो कि इन फ्यूचर आपसे पूछे जाएंगे और आप वो चीज मिस कर चुके होंगे। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट नाउ। ओके पंकज, अब आपके लिए आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे पास टोटल 13 एलिमेंट्स हैं, जिनको आपकी बुक में वन बाय वन लिस्ट किया गया है और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। होमवर्क दो एक, अभी ये सारे एक एक देखने हैं क्या? नो Straight मैम, away। उनका वर्क पता है, बट हाँ वो हाँ, कभी कभी मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है। तो अभी होमवर्क अभी आप लोगों के लिए क्या है, अभी बाकी बच्चे तो है नहीं, अभी दो बच्चों, अभी आप ही बच्चे, अब तो अक्षरा भी नहीं है। सो अब मैं आपको जो बोलूंगी, सो आप पहले फॉलो करो, सिंस यू आर हियर। डू वन थिंग, मैंने आज ही 11th क्लास वालों से करवाया है, यही चैप्टर उनका भी चल रहा है। तो क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं, वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट, रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो लिख लो, आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज समझ जाओगे। सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स, पॉइंटर्स बनाने हैं कि उस एलिमेंट का किस चीज से रिलेशन है, वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, एक छोटे पॉइंटर्स। और बना लो एक चार्ट टाइप या टेबल टाइप बना लो, एलिमेंट फंक्शन करके एक टेबल बना लो। पिन पेज पे आप लिखो और वो बनाओ, मेक श्योर कि वो 13 एलिमेंट्स उसमें फिट हो जाए। वन एलिमेंट उनका 1 to 2 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स। अगर रिएक्शन में लिख रहे हो तो रिएक्शन में, या सिंबल्स यूज कर रहे हो तो वो तो तुरंत हो जाएगा फटाफट। अब क्या करना है, इसको आपके मेन स्टडी बोर्ड पे कर देना है। तो जब भी बॉटनी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर भी करोगे। तो अभी आप एक बार और, बाकी सारे मेरे हिसाब से ये तो मैं पढ़ा रही हूँ, बट आपको अपने लेवल पे भी एक एक बार सारे चैप्टर्स देखने हैं। तो वो जब देखोगे ना, तो बार बार ये कुछ ऐसे जो भूलने वाली चीजें होती है, आपके स्टडी एरिया के वॉल पे पेस्ट कर दो।
या नोटबुक के कवर पे लगा दो। बेस्ट, मैं तो यही करती थी अपने टाइम पे। मेरे पास अगर सपोज 3 से 4 नोटबुक है उस सब्जेक्ट की, उसके कवर पे वो उसके टफेस्ट बातें लिखी हुई है, तो नोटबुक खोलूंगी नहीं बट नोटबुक बंद तो करूंगी ना, तो बंद ही रहती है, तो सामने के सामने लिखी हुई है। बुक का कवर लगा दो, बुक के कवर पे सारे पॉइंट्स लिख दो बायोलॉजी के, या फिर फ्लैग्स बना दो। और ऐसी चीजों को, जैसे ये हो गए, ये एक मैं बोलूंगी, और दूसरा मैं करवाती हूँ एनिमल किंगडम का चार्ट, तीसरा मैं करवाती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के हॉर्मोन्स। बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बाकी आप बार बार पढ़ पढ़ के लिख लिख के याद हो जाते हैं। ये क्या है, ये रटने वाली बातें हैं कि एक बार याद करके रटना है, याद करके रटना है। तो ये बार बार आप आपकी नजरों के सामने देखो, 3 ही चार्ट बनाना होता है पूरी बायोलॉजी में, ये 3 ही चार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। और यही 3 चार्ट है जो आप भूल जाओगे, क्योंकि कोई थियरी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, लिंक करवा करवा मैम के उसमें क्या करना से है। जो है ना एंडोक्राइन वाला, वो तो पूरा एकदम अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम्म। एनिमल किंगडम में ठीक ठाक है, हाँ, मीन्स तो मैं उसमें कुछ इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं 3 आता। चार्ट मोस्टली पर बनवाती हूँ, मोस्टली क्योंकि आप 12th में आपका रिवीजन हो चुका है, आपको नॉलेज है। 11th के बच्चे ना अभी नया नया पढ़ रहे हैं, उनको अभी पता नहीं है, तो एक बार वो चार्ट बना के रख लेते हैं। 12th एंड होते होते वो चार्ट में जो बातें हैं वो इतनी इजी लगने लगती है बाद में, कि फिर आप बोलोगे कि ये मैंने क्यों बनाया, आप चार्ट रिमूव कर दो फिर लगे तो। बट आई थिंक यहाँ पे आप ये चीज अप्लाई करो, ये अगर और भी बच्चे होते तो मैं होमवर्क देती, बट क्योंकि आप हो और बाकी बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है, सो आई डोंट वांट टू मींस वेस्ट माय एनर्जी ऑल्सो। वो जब ऑफलाइन मिलेंगे तब मैं उनसे डील कर लूंगी। तो आप ये करो एंड डू दैट। अब आपको क्या करना है, इसके बाद का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद का स्टेप हम ऑफलाइन में अलाउ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आप करो, या फिर मॉड्यूल को एज अ टेस्ट सैंपल रखना है और कहीं और के क्वेश्चंस करने हैं तो वो करो। कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड दूसरा ये मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीक जब मैं आऊंगी तो मैं पहले वैसे अनाउंसमेंट करवा दूंगी, बट मुझे लेना है टेस्ट ये 2 टॉपिक का। तो ओके ये मैम। टेस्ट लेके मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप मॉड्यूल के सॉल्व नहीं कर रहे तो मैं मॉड्यूल का ऑन द स्पॉट, क्योंकि बच्चे मॉड्यूल से नहीं भाग सकते, वो बहाना नहीं दे सकते। बाकी क्या है, वो बोलेंगे मेरे पास ये है, ये है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग है, तो किसी के पास बहाना नहीं है कि ये मैम ने ये चीजें पढ़ाई नहीं। मैंने सारी चीज जानबूझ के मैं बॉटनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड सेशन में कर रही हूँ, मीन्स ऑनलाइन सेशन में कर रही हूँ, कि इसका प्रूफ रहे कि हमने बॉटनी भी रिवाइज किया है। ये मेरा टारगेट है। ओके, एंड जूलॉजी तो हम पर्सनली ऑफलाइन में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में तो क्या होगा, ये 2 चैप्टर आपका क्लियर है कि नहीं है, वो श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज माय प्लान, ये यस मेरा प्लान है। और वन बाय वन ऐसे ही, एक बार प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो गई, पैरेलली ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी, तब मैं फिर रिवर्स में 1-2 यूनिट्स ले लेती हूँ जो हमारे रह गए, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 2-3 चैप्टर, नो मैम, उसमें से नॉट जो स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। यस। उसमें से जो ये है ना सेल और वो 9 वाला बायोमोलिक्यूल। बायोमोलेक्यूल्स, हाँ, उसको अभी तक सिखाया ही नहीं है, मीन्स सिखाया है पर तब मैं नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं पर्सनली फिर ऑफलाइन में करती हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। यस मैम। ओके। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अभी 1 घंटे में अपना चैप्टर खत्म हो गया, तो टेक योर बस टाइम, रिलैक्स करो थोड़ा। ओके, रिवाइज करो इसको, मैम, इसमें नेक्स्ट बस ये। चैप्टर शुरू कर देते हैं ना। नहीं बच्चे, अभी हम और भी बच्चे नहीं है ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, चाहे कोई आए या ना आए, मुझे उतना उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। मैं चैप्टर तो शुरू कर दूंगी, बाद में कंप्लेन भी मेरी ही होगी कि मैंने पढ़ाया नहीं है, ये बात है। ओके, सो अब आज डिसाइडेड था ये चैप्टर, मैंने हेडिंग में भी इसीलिए लिंक में यही चैप्टर दिया था। जल्दी खत्म हो गया, इट्स ओके, क्योंकि आप अकेले थे, आपके डाउट्स मैंने 1-to-1 हैंडल कर लिए। ज्यादा बच्चे होते तो 1.5 आवर पूरे पूरे लगते, क्योंकि और भी 2-4 बच्चों के क्वेश्चन या डाउट्स आते। अब वो नहीं है, इट्स ओके, वो टाइम बच गया। यूज द टाइम, आपको आज आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा सेल्फ स्टडी का, यूज दैट। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, होमवर्क आपको पता ही चल गया। ओके, सो डू दैट। अगर कोई डाउट है देन आप मैम, पूछ लो मुझसे। yes. फिर हम 15 वाला चैप्टर के एक बार ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, कुछ गड़बड़ होगी तो बता देना आप मुझे। ओके। ओके। प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ओके। मैम, उस चैप्टर में कुछ ज्यादा इतना है नहीं, मीन्स करने के लिए। हाँ। मीन्स उसमें सिर्फ ग्रोथ फेज, जैसे मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक करेक्ट। में सिर्फ न्यू सेल्स ऐड होते हैं, इलोंगेशन में उनका इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन होता है, और हाँ। मैचुरेशन में उनका कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है। ओके, राइट।
मीन्स इतना अभी तक तो करेक्ट है। हाँ फिर उसके बाद जो ग्रोथ रेट्स है उसमें दो टाइप्स है, हाँ हाँ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक में जो ग्राफ है वो लीनियर है, और जो ज्योग्राफिक है उसमें सिग्मॉइड है। उसमें भी 3 स्टेजेस है, जो इनिशियल वाला, लैग, लॉग और स्टेशनरी करेक्ट। वाला। हाँ हाँ। फिर उसके बाद उसके इक्वेशन लैग, से एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी। हम्म लैग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी, हाँ। देन फिर उसके बाद इसमें और क्या है? हाँ मैम, डिफरेंट रिलेटिव कंडीशंस। ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ में अभी तक मुझे समझे नहीं वो क्या है। ओके, अभी देखो दिक्कत क्या है ना, मैं आपको समझा दूंगी बट एक बार पूरी क्लास का हो जाने दो। मीन्स मुझे एक बार आप लोगों से पर्सनली मिलने दो। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं धीरे धीरे ऑनलाइन सेशन खत्म ही कर रही हूँ नेक्स्ट वीक, ना के बराबर होगा। अब ऑफलाइन ही एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो बेटर है, ये मेरा प्लान है। तो हम मिलके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, क्योंकि समृद्धि एंड अक्षता को भी मुझे बताना है, उनका भी बॉटनी से रिलेटेड डाउट्स है काफी। तो आप लोग की कंबाइनली हो जाएंगे फिर। ओके, थोड़ा सा पेशेंस बस। हमारा ऑलरेडी 2 चैप्टर हो चुके हैं, फोटोसिंथेसिस मेन इंपॉर्टेंट है, वो एक बार हम पर्सनली मिल लेंगे, देख लेंगे वो सब। एंड वो देखने के बाद फटाफट हमें एक एक दिन में एक एक चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप लोग का हो जाएगा, डोंट वरी। तो मैं ये चैप्टर पर्सनली आपको इसलिए भी बताना चाहती हूँ, मीन ज्यादा इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि ग्राफ्स में एक बच्चों को कंफ्यूजन आता है। दूसरा, हॉर्मोन्स तो चलो इजी है, वो 5 हॉर्मोन्स और उनके एक्शंस तो कम्प्लीटली इजी है, ज्यादा कुछ उसमें समझने के लिए नहीं है। देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ में नहीं आता वो। देन ओवरऑल प्लांट डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, लाइक हायर प्लांट्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं, कि आप प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो कि ओवरऑल प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है, देन कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन रहे हैं, उससे डिफरेंशिएशन हो रहा है, रिवर्स मीन्स मेच्योर होने के बाद कैसे टुवर्ड सेनिसेंस जा रहे हैं। सो ये जो चीजें है ना, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो वो समझ में नहीं आता, एंड कभी कभी वो डायग्राम का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मैम ये इस सारी चैप्टर में हम्म, कौन सा पार्ट सबसे डिफिकल्ट है आपको लगता है ऐसा? उसमें से अ, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी डिफिकल्ट है, बस बच्चे जितने भी हैं वो ग्रोथ वाला चार्ट देखकर, मींस वो वाला सेक्शन देखकर हाथ खड़े कर देते हैं। रीजन इज क्योंकि उसमें ग्राफ दिया है, वेक्टर्स, वेरिएबल्स दिए हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी मींस लॉग है, तो लॉग की स्टडी के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में टाइम और इन सब का सिंबल दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि डेरिवेशन है पूरा। सो बच्चे हमेशा, मींस बच्चों की कंप्लेन मेरे सामने यही आई है कि वो जो ग्रोथ वाला पेज है ना, सॉरी ग्राफ वाला पेज है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ना यहाँ पे, मुझे मींस। पसंद है, इजी हो। राइट, जबकि वो मोस्ट इजी है, उसमें कुछ नहीं, उल्टा सिंबल्स है तो आप खुश हो जाओ क्योंकि सिंबल्स मींस शॉर्टकट है वो, और कुछ नहीं। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, 5 हॉर्मोन्स याद हैं तो बस हो गया आपका सब कुछ। मुझे लगता है कि मैंने मीन्स आप लोगों को तो नहीं, इलेवेंथ को तो मैंने इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी समझा दी है। ये चैप्टर तो हाफ उनका ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी। मीन्स स्टिल क्या बोलते हैं कि सेनिसेंस तक, मीन्स डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट तक बच्चों को बहुत हाँ कुछ वो पता चल उसमें हो चुका है। गया था, आप बता रहे थे उस दिन ही। जो 6 चैप्टर था एनाटॉमी में ही आपका चालू था। हाँ, तो फिर मीन्स काफी चीजें उनकी ऑलरेडी हो गई है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उनको बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ कि लॉन्ग टर्म में वो उनका कॉन्सेप्ट कैसे और कहाँ पे अप्लाई होगा। सो उन बच्चों को ऑलरेडी इस ऐसे टॉपिक्स की मीन्स प्री रिक्विजिट नॉलेज जो कहते हैं वो ऑलरेडी है। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ मैं आपको भी एक बार बता दूं। सो जस्ट बी लिटिल पेशेंट, हम सारे चैप्टर्स करेंगे, डोंट वरी, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेके आपके पास आऊंगी और करूंगी। बट अभी बच्चे नहीं है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, फिर वही बाद में आगे जाके बोलते हैं कि ये हुआ नहीं है। सो लेट्स वेट, अभी और कोई नहीं है, आप अकेले हो फिलहाल, आप आपका सेल्फ स्टडी करो। कुछ डाउट्स है मुझे मैसेज कर दो, नहीं तो मंडे ट्यूसडे हम वापस फिर से मिलेंगे। ओके। यस मैम। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैम पेपर लाने वाले हो ना आप? क्या क्या? पेपर लेने वाले हो ना आप? हाँ, ऑफ कोर्स मैं लेने वाली हूँ। आप लोगों का सैटरडे भी एक और टेस्ट होगा। किस सैटरडे? शायद कमिंग सैटरडे, बट आई एम नॉट श्योर, प्लानिंग है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं तो अपने लेवल पे अरेंज कर रही हूँ टेस्ट नेक्स्ट वीक। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ये 2 हो गए प्रॉपर। चलेगा। ओके।